वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। पैरेलली यूनिट स्टार्ट की हुई है यूनिट 3 की भी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड यूनिट 7, ताकि एग्जाम बहुत नियर है, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कवर करें। तो शुरू करते हैं टॉपिक। फर्स्ट वाज द ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हम ओवरव्यू में क्या स्टडी करते हैं कि हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क ऑन करता है, कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके अंदर आती हैं, चाहे वो हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, हमारा पेंशंस फंड प्रोवाइड करने वाला सेक्टर हो, या फिर हमारा इंश्योरेंस सेक्टर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो। तो ये सारी की सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारी कवर अप होती हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हमारा बहुत बड़ा है। अगर हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, उसी पे ही हमारे जो बेसिकली हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है, जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जीडीपी, हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारा कितनी इकोनॉमी ग्रो हुई है लास्ट ईयर से अब तक। अब आपके सामने बजट आया है, 1 फरवरी को बजट लॉन्च किया गया है। उस केस में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने। तो क्यों इंक्रीज किया है? वो भी चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है और भी स्पीडली हो सके। उसी बेसिस पे हम अपना बैंकिंग सेक्टर्स या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में और स्टडी करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कम टू द टॉपिक करैक्टरिस्टिक्स। एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वो हमें क्या एनकरेज करते रहते हैं कि हम लोग सेविंग्स पे प्रमोट करें, सेविंग्स को इंक्रीज करें और साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करें। जैसे ही हमारे पास सेविंग होगी, हमारी परचेजिंग पावर है, अगर हमारे पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो हम परचेज भी करेंगे और सेविंग मोड में भी हम रहेंगे कि कुछ हमें बचा के रखना है ताकि हम इन फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाए। अगर पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा, पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या लगाएगी, पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो वो डिपॉजिट क्या करेगी। और यही जो फंड्स है, जो पब्लिक का फंड है, अगर वो बैंकिंग में जाता है, बैंक्स में डिपॉजिट किया जाता है, और यही पैसा, ये पब्लिक का जो पैसा है, वही बैंकिंग सेक्टर्स आगे फर्दर ऑन एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी बेसिस पे इनको प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए ये हमें क्या एनकरेज करता रहता है, सेविंग्स के लिए प्रमोट करता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, जब पब्लिक के पास पैसा है, परचेज करेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। जितना हम परचेज कर रहे हैं, जितना हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस बिहाफ पे हमारी कितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी। जितना ज़्यादा परचेजिंग पावर होगा, उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा। हमारे जो डिमांड होगी, हर एक स्टॉक की डिमांड होगी, उसी बेसिस पे सप्लाई होगी। अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, मान लो अब कोविड के टाइम में मशीनरीज, जो हमारी जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या इंडस्ट्रीज है, सभी शट डाउन होगी। उस बेसिस में हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था एज अ जीडीपी ग्रोथ रेट, वो नेगेटिव में चला गया था, तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। उसके बाद हमने देखा कि धीरे 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 हम रिकवर कर पाए हैं। आज हम कहते हैं कि हम अपना जो जीडीपी है, जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा कोविड के टाइम पे जो लॉस हुआ था, उसको हमने कवर अप कर लिया है। तो उस बेसिस पे हम अपना इकोनॉमिक सेक्टर में डेवलपमेंट देख रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, एग्रीकल्चर्स में हो, या कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हो, सभी में हम अपना देख रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ है, एज ए कितना प्रॉफिट जनरेट होके आया है, जितना हमने डेवलपमेंट किया है। नेक्स्ट वाज द पॉइंट, मोबिलाइजिंग एंड अलोकेटिंग वन सेविंग्स। कहने का मकसद है कि मोबिलाइजिंग एंड अलोकेटिंग सेविंग्स, कि हम उसको किस फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में फंड को रख सकते हैं। जब तक फंड ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जैसे बैंक्स ने क्या किया, जब हम अपने बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक क्या करता है, फर्दर ऑन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, हमें वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है ना।
वो हमारे डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है? जब वो हमारे फंड्स को एज ए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उनके बेसिस पे उनको रिटर्न मिल रहा है। तो अगर वो प्रॉपरली अलोकेट नहीं करेगा, कुछ रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, कुछ रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। रिस्की एसेट्स में जिस तरीके से हम जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा हमें रिटर्न भी मिलता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमें लॉस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। हमें उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ अमाउंट को हमें क्या करना पड़ता है, कुछ फंड को हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क फ्री इन बॉन्ड्स में या वैसे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि हमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसका पोर्टफोलियो हमने फॉर्म कर दिया है कि कुछ रिस्की ले लिए, कुछ रिस्क फ्री ले लिए, जिससे हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा रिटर्न निकल के आया है एज ए प्रॉफिट भी होगा और हम एज ए नॉर्मल रिटर्न पे आ जाएंगे, जिसकी बेसिस पे हमें लॉस कम से कम बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। जो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है वो हमें कहाँ हेल्प करता है, एक्सपेंशन के लिए हेल्प करता है कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और मार्केट में डेवलपमेंट होगा। जितना ज़्यादा अगर हमारे बैंकिंग सेक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फंड्स प्रोवाइड करेंगे, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड जब इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमें फंड्स भी उनको देना पड़ेगा, और जब हम फंड्स देंगे तो उतना ही ज़्यादा वो डेवलपमेंट करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा मार्केट बूम पे जाएगा, और जिसकी वजह से एक जो कंट्री की इकोनॉमी है वो इंक्रीज करेगी, वो डेवलप करेगी। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। सेम एज इट इज, कैपिटल फॉर्मेशन भी तभी होगी जब हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट इज द कैपेक्स। कैपेक्स टर्म सुना होगा आप लोगों ने। कैपेक्स इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। हमारे बजट में भी हम यही देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज क्यों किया गया? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। जितना ज्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी निकल के आए। अगर हमारे पास मशीनरीज ज़्यादा लगा रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीनरी ज़्यादा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आउटपुट भी तो उतना ज़्यादा निकल के आएगा ना। हमारी कैपिटल फॉर्म भी उतनी ज़्यादा होगी, हमारे जो कैपिटल गेन्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वॉज द लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड वन सेविंग्स। तो ये हमें क्या करता है, लिंक करके रखता है, एक मीडिएटर का काम करता है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, एक मीडिएटर का काम करते हैं। वो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ भी, इन्वेस्टर्स कौन से हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के साथ भी, और जो हमारी जो कस्टमर्स हैं जो हमारे लिए सेव कर रहे हैं उनके साथ हमें एक लिंक बॉन्ड करके रखते हैं कि वो एज ए मीडिएटर का काम करेंगे और हमारे लिए जो हमारी सेविंग्स हैं उनको राइट डायरेक्शंस में वो इन्वेस्ट करने के लिए कोप अप करेंगे, सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वाज द कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फंड्स। और जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा प्रोविजंस ऑफ फंड में भी सपोर्ट करता है, जैसे प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बनाते हैं। नेक्स्ट वाज द कंसर्न विद प्रोविजन ऑफ फंड्स। ये हमें कैसे सपोर्ट करता है, हमारे फंड्स का प्रोविजन बनाने के लिए सपोर्ट करता है। जैसे हम प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बनाते हैं, प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले से ही, जैसे प्रोविजन ऑफ बैड डेट बनाते हैं तो हम पहले से ही फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फॉर द कॉन्टीजेंसीज के लिए, सेव करने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, जिस बेसिस पे हम एज ए इंटरेस्ट या डिविडेंड या इंटरेस्ट या डिविडेंड या कोई भी डेप्रिसिएशन फंड्स में हम उसको यूज कर पाए। तो इसीलिए ये फंड्स के लिए प्रोविजंस बनाने के लिए भी सपोर्ट करती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, कंपोनेंट्स। बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वाज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड कंपोनेंट है फाइनेंशियल एसेट्स, एंड थर्ड कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड फोर्थ कंपोनेंट वाज द फाइनेंशियल मार्केट। 4 कंपोनेंट है। बेसिकली हम फर्स्ट कंपोनेंट को कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट कंपोनेंट वाज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास बैंकिंग और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस भी आ गए जो हमारे लिए डिपॉजिट करते हैं फंड्स।
जैसे कस्टमर बैंक्स के पास जाता है, डिपॉजिट करता है और उस बिहाफ पे अपना अकाउंट खुलवाता है, चाहे सेविंग खोले, करंट खोले या एफडी फिक्स डिपॉजिट्स ओपन करे, उस केस में उसको बैंक क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और वो लोन्स भी ले सकता है, लोन भी लेता है और लोन्स के लिए वो इंटरेस्ट पे करता है। तो दैट कम अंडर द बैंकिंग एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है। नेक्स्ट वाज द नॉन बैंकिंग एंड नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस क्यों करते हैं, ये हमें क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे जो फंड्स हैं, फंड्स को फर्दर ऑन इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए वहां इन्वेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट्स में डाल रहा है, तो ये नॉन बैंकिंग और नॉन डिपॉजिटरी फंड्स में कंसिडर की इंस्टीट्यूशंस में कंसिडर किया जाता है। इसको फर्दर ऑन आगे भी फर्दर ऑन डिवाइड कर सकते हैं हम। रेगुलेटरी फंक्शंस, जो इसके बेसिकली फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के बेस पे आगे फर्दर ऑन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस, इंटरमीडिएटरी फंक्शंस एंड नॉन इंटरमीडिएटरी फंक्शंस। जो रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है, जैसे हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेशन का काम करता है, बैंकिंग के पे पूरा होल्ड रखता है कि बैंक्स कैसे काम करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इश्यूज करेंगे, जो रेट्स हैं ये बताएंगे, सीआरआर रेट क्या रहेगी, एसएलआर रेट क्या रहेगी, तो ये बेसिकली रिजर्व बैंक इश्यूज करेंगे कि क्या बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर सारे कमर्शियल बैंक्स में क्या रेट रहनी चाहिए। नेक्स्ट वाज द आईआरडीए। आईआरडीए का काम क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। ये काम क्या करेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। और सेबी का काम होता है स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना। तो इनके ऊपर भी एक होल्डिंग पावर्स बनाई है। जब तक ये होल्डिंग पावर्स नहीं होंगी तो अपने आप कोई भी एक एम्बिग्यूअस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और कोई भी अपने आप से डिसीजन लेगा। तो सारे बेसिकली जो डिसीजंस लिए जाएंगे ये पावर्स लेंगी, ये जो होल्डिंग पावर्स हैं वो लेंगी, और बाकी कमर्शियल बैंक्स होंगे या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स हो गया या स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटरी पावर्स कहते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म आउट करना। नेक्स्ट वाज द इंटरमीडिएटरी फंक्शंस। इंटरमीडिएटरी फंक्शंस क्या होता है, इंटरमीडिएट करने का काम करता है, एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे हमारे बैंक्स हो गए, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ये कमर्शियल बैंक्स जो होंगे हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं। ये हमारे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे बिल डिपॉजिट कराना है, पेंशन आ गई है ये डिपॉजिट करते हैं, एंड बहुत सारी पेमेंट्स हैं, चेक की पेमेंट्स हैं, सारी की सारी जो हमारे मान लो एनएससी फॉर्म करना है, एनएससी की पेमेंट्स हैं या फिर एलआईसी की पेमेंट्स हैं, ये सारी की सारी पेमेंट्स ये हमारे इंटरमीडिएटरीज का काम होता है। दैट वाज द कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट वाज द नॉन इंटरमीडियरीज। नॉन इंटरमीडियरीज में हमारे जो नॉन इंटरमीडियरीज से नाम ही से पता चल रहा है, जो मीडिएटर का काम नहीं करते, वो मीडिएटर का काम नहीं करेंगे, वो हमें एड्स देंगे, वो हमें हेल्प करेंगे फॉर द कॉर्पोरेट हाउसेस को। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, जैसे नबार्ड हो गया, सेबी हो गया, ये बेसिकली छोटे हाउसेस को हमें फंड्स प्रोवाइड करता है, रूरल सेक्टर्स को फंड्स प्रोवाइड करता है, बड़े सेक्टर्स को भी फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका भी एडिंग का काम होता है, वो बेसिकली हमारे बैंक्स करते हैं। लेकिन जो स्मॉल सेक्टर्स पे जो हेल्प आउट करने का काम है वो नबार्ड भी करता है और सिडबी भी करता है। बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है, मीडिएटर का काम करना, और साथ में हमारे जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बदलना। जब तक ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, जैसे एग्जांपल ले लें, हमने मशीनरी परचेज की, ठीक है, मशीनरी परचेज की, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे बन गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ये इसलिए बन गया क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट किया जाएगा। एक बार तो हमारे लिए लायबिलिटी है ही है, हमने परचेज की है, कोई हमारी इंडस्ट्रीज ने परचेज की है, हमारे लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए लायबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे लिए क्या बन रहा है, इन्वेस्टमेंट का काम कर रहा है। उसी तरीके से हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमें रिस्की फंड से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में भी डालते हैं, कि उनका ये भी काम होगा कि हम किस तरीके से और रिस्की एसेट्स ना खरीदते हुए हम क्या खरीद लें, रिस्क फ्री एसेट्स खरीद लें, जिससे हमारा जो रिटर्न है वो भी मिनिमम रहे और हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। उसी तरीके से जो हमारे स्मॉल डिपॉजिटर्स होते हैं,
स्मॉल डिपॉजिटर्स के लिए वो लॉन्ग टर्म लोन्स का भी अरेंजमेंट करते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो लॉन्ग टर्म वाले जो हमारे बड़े बड़े बिग हाउसेज होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, उनके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स का भी अरेंजमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वर्क बहुत एलैबोरेट करके अगर हम समझे तो बहुत बड़ा है। इनका काम एज ए इंटरमीडिएटर भी है, रेगुलेटर भी है, एज ए नॉन इंटरमीडिएटरी का भी काम करता है। बेसिकली ये डिपॉजिटर और नॉन डिपॉजिटर के तौर पे भी काम करता है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।